सभी बंधुओं को नमस्कार, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा डिफेंस एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध। इतिहास में लड़ी गई वह महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाइयाँ जिनसे इतिहास की एक दिशा बदल गई, या वो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक रहे, उन पर चर्चा कर रहे। और वो महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाइयाँ जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, उनसे क्या बातें पूछी जाती हैं, इन पर चर्चा विस्तार से कर रहे। तो हेडिंग लगा दो सभी, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध जो प्रारंभ से लेकर अपने आधुनिक इतिहास तक जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए, उन सब को विस्तार से क्रम अनुसार चर्चा करें। चलो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत का सबसे प्राचीन युद्ध है दशरागी युद्ध। भारत का सबसे प्राचीन युद्ध कौन सा है? दशरागी युद्ध। यह भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन लड़ाई है। दशरागी युद्ध का उल्लेख अगर आपको पूछ ले सबसे प्राचीन है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तो दशरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में दशरागी युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। एक साथ 10 राजाओं को पराजित किया था राजा सुदास ने। 10 राजाओं को हराया तो क्या कह दिया? दशरागी। और दशरागी युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके किनारे? पुरुषनी। पुरुषनी वर्तमान में पुरुषनी यानी रावी नदी का प्राचीन नाम या संस्कृत में नाम क्या था? पुरुषनी। पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था कौन सा युद्ध? दशरागी युद्ध, या इसे हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन युद्ध। दशरागी युद्ध का कारण था राजा सुदास ने अपने पुरोहित को परिवर्तित कर दिया। सुदास का पुरोहित था विश्वामित्र। विश्वामित्र को पद से हटाकर उसकी जगह नया पुरोहित बनाया वशिष्ठ। तो विश्वामित्र ने कहते हैं कि 10 राजाओं का संघ बनाया और युद्ध किया किनके विरुद्ध? सुदास के विरुद्ध। लेकिन सुदास दशरागी युद्ध में विजेता हुए। तो दशरागी युद्ध में यानी राजा सुदास ने एक साथ 10 राजाओं को हराया और राजा सुदास का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ। पुरोहित का नाम क्या था? वशिष्ठ। और वशिष्ठ तो राजस्थान की एक बरसाती नदी है बनास। बनास का दूसरा नाम है वशिष्ठी या वन की आशा। तो सबसे प्राचीन युद्ध हो गया विद्यार्थियों दशरागी युद्ध। उल्लेख वेदों में कौन से वेद में? ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। पुरुषनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया और राजा सुदास ने एक साथ 10 शासकों को हराया था। उसके बाद देखो सेकेंड, इनकी तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। इसकी जानकारी कहाँ प्राप्त होती है? वेदों में। उसके बाद देखें तो हाइडेस्पीज या कह दियो जेलम की लड़ाई, या कह सकते हैं वितस्ता का युद्ध।
326 ईसा पूर्व। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का तिथि अंकित यानी जिनकी तारीख प्रमाण मिलता है, भारत का तिथि अंकित सबसे प्राचीन युद्ध कौन सा है? हाइडेस्पीज। हाइडेस्पीज को क्या झेलम या वितस्ता युद्ध के नाम से जानते हैं? कैसे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध तो क्या कहलाया? झेलम का युद्ध। झेलम का ही प्राचीन नाम या संस्कृत में नाम क्या हो गया? वितस्ता, तो इसे कह दिया वितस्ता का युद्ध। और इसी झेलम को यूनानी शब्द या यूनानी भाषा में यूनानियों ने क्या कहा? हाइडेस्पीज। 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर महान, किनके मध्य? सिकंदर महान व पौरुष के मध्य लड़ा गया। हाइडेस्पीज का युद्ध विश्व विजेता यूनान के महान शासक सिकंदर महान और पंजाब के एक छोटे शासक पौरुष के मध्य लड़ा गया। इतिहास में एक बात और याद रखनी है, अगर आपको पूछ भी ले कि सिकंदर को पौरुष पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित किसने किया, तो तक्षशिला के शासक आम्बी ने। आम्बी जो अपना प्रथम गद्दार माना जाता है। पौरुष कम सेना होते हुए भी एक विशाल सेना से भिड़ गया और युद्ध में कहते हैं कि सिकंदर की निर्णायक जीत हुई, पौरुष की हार हो गई, लेकिन पौरुष का हौसला लड़ा था। जब पौरुष को गिरफ्तार करके सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पौरुष से पूछा, बोल पुरु, तेरे साथ क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? तो पौरुष बड़े निर्भीक होकर बोले कि जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ, अपने विरोधी दुश्मन के साथ जो करता वही मेरे साथ किया जाए। मैं अपने प्राणों की भिक्षा नहीं मांगूंगा। अगर मैं लड़ा तो वो मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्म था, क्योंकि जनता ने मुझे यहाँ का शासक स्वीकार किया है। और लड़ने के बाद जो भी हार या जीत हुई वो एक क्या रहा? फल रहा। तो कहते हैं कि सिकंदर पौरुष की इसी बात से प्रसन्न हुए और पौरुष को आजाद कर दिया। अगर आपको पूछ ले पौरुष का शासन, तो झेलम व चिनाब, झेलम व चिनाब के मध्य जो राज था या शासन था वो किन का था? पौरुष का था। और हाइडेस्पीज युद्ध में विजयी हुआ कौन? सिकंदर विजयी हुआ, पौरुष की हार हुई थी। और सिकंदर को उत्साहित किसने किया? तो तक्षशिला के शासक आम्बी ने किया, जो अपने भारत का प्रथम गद्दार था। अब कहते हैं सिकंदर की सेना आगे बढ़ी झेलम को क्रॉस करके, लेकिन कहते हैं कि चिनाब और रावी नदियों से यहाँ आने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से अब मना कर दिया। कहा कि अब कहाँ चलते हैं? वापस। और दूसरे अभियान में हम किस पर अभियान करेंगे? भारत पर। देखो, दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्तित्व या महान शासक हुए जिनकी कुछ बातें अधूरी रह गई। विश्व विजेता का ताज था सिकंदर के सर, लेकिन फिर भी भारत जीतने का सपना अधूरा रह गया। जैसे मुगलों ने, अकबर ने लगभग सभी को अधीनता स्वीकार करवा दी थी, लेकिन प्रताप को झुकाने में वो भी क्या रह गया? असफल रहा, या अकबर का सपना अधूरा रह गया। तो उसी प्रकार सिकंदर वहां से वापस लौट पड़े, लेकिन बेबीलोन में उनकी क्या हो गई? मृत्यु। फिर सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए सिकंदर का थल सेनापति जो आगे उत्तराधिकारी बना, नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर यानी भारत की ओर अभियान के लिए, भारत विजय के लिए निकले। तो सेल्यूकस निकेटर का सामना किन से हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से।
चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य संघर्ष हुआ 305 ईस्वी पूर्व। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक गुरु यानी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य की रणनीति, चतुराई और युद्ध कौशल किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और वो भाप नहीं पाया था कौन? सेल्यूकस निकेटर। और देखते ही देखते युद्ध जीत गए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए और सेल्यूकस निकेटर को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद खूब हाथी घोड़े से तर वगैरह किसे मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था हेलेना। पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। हेलेना का विवाह किनसे किया? हेलेना का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये भारत का पहला इंटरनेशनल मैरिज था, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? और मेगस्थनीज ने इंडिया में रहकर कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका लिखी। तो प्राचीन इतिहास में देखो आगे, हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध। झेलम वर्तमान नाम झेलम का प्राचीन वितिस्ता, और झेलम को यूनानी भाषा में कहा गया हाइडेस्पिस। हाइडेस्पिस युद्ध सिकंदर महान व पंजाब के राजा पुरुष के मध्य हुआ। और इस युद्ध में कौन सिकंदर विजयी हुआ? पुरुष की हार हो गई, पराजय हो गई। और फिर भी पुरुष को वापस पंजाब लौटाया था किसने? सिकंदर ने, क्योंकि पुरुष की वीरता और निर्भीकता को देखकर। उसके बाद सिकंदर का ये सपना पूरा करने के लिए चला कौन? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो बाद में उत्तराधिकारी हुआ था। और सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संघर्ष हुआ था कब? 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुए, सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। पुत्री हेलेना का विवाह किनसे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह। और निकेटर का दूत बन के चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहा? मेगस्थनीज। जल्दी प्रिंट करो। चलो नेक्स्ट। इसके बाद अगर देखा जाए किसी भारतीय शासक द्वारा लड़ी गई भारत के भीतर ही सबसे महान लड़ाई, तो वह है बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध। कलिंग की लड़ाई, कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध किनके मध्य? तो कलिंग युद्ध हुआ था सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल नंदराज। खारवेल कहाँ के थे? कलिंग नरेश। बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग ओडिशा में पड़ता है। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक महान व खारवेल नंदराज यानी कलिंग नरेश खारवेल नंदराज। कलिंग के नरेश उस समय खारवेल नंदराज थे। ये जानकारी हाथी गुम्फा शिलालेख में प्राप्त होती है। और ये युद्ध भी एक बहुत महत्वपूर्ण या सम्राट अशोक की एक निर्णायक लड़ाई थी। अगर आपको पूछ ले कि कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है, तो कलिंग युद्ध का उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वां शिलालेख में। और ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ी गई थी। कौन सी लड़ाई? कलिंग।
कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 1 लाख लोग मारे गए। और ये रक्तलाप देखकर कहते हैं कि अशोक बहुत दुखी हुए। यानी युद्ध के बाद वैसे विजयी कौन हो गए? सम्राट अशोक हो गए। और विजय के बाद देखें तो सम्राट अशोक का परिवर्तित हुआ क्या? हृदय परिवर्तन हुआ और आजीवन युद्ध न करने की कसम खा ली। कलिंग 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक महान और कलिंग नरेश खारवेल नंदराज के मध्य लड़ी गई महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई। लगभग कलिंग युद्ध में कितने? 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग जीतता है कौन? अशोक। लेकिन युद्ध जीतने के बाद ये रक्तलाप देखकर बहुत दुखी हुए अशोक, या अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और आजीवन अब युद्ध ना करने की कसम खाई। यानी जियो और जीने दो की भावना को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? अशोक। कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? 13वें शिलालेख में। और इसकी जानकारी तारीख तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, कलिंग युद्ध के बाद 455 ईस्वी, ये भी भारत पर एक विदेशी आक्रमण हो रहा है। 455 ईस्वी हूणों का पहला आक्रमण हुआ। हूण मध्य एशिया की एक जाति थी। चारागाह की खोज में ये भारत आए थे। अगर आपको भारत पर विदेशी आक्रमण की बात पूछे तो सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किए। लेकिन तिथि अंकित सबसे प्राचीन विदेशी अटैक या जिनका उल्लेख विस्तारित मिलता वो यूनानी। हूणों का विदेशी आक्रमण या हूणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 455 ईस्वी में हुआ। और उस समय भारत का शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। और प्रथम आक्रमण को विफल किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। 455 ईस्वी हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त ने पीछे धकेल दिया। स्कंदगुप्त ने असफल किया। प्रथम हूण आक्रमण को स्कंदगुप्त ने असफल किया था। अगर आपको पूछ ले इन हूण आक्रमणों की जानकारी कहाँ मिलती है तो भीतरी स्तंभ शिलालेख में प्राप्त होती है। यानी भीतरी स्तंभ शिलालेख इनका है, स्कंदगुप्त का है। अब देखो हूणों में पहला शासक कौन हुआ था? पहला शासक था तोरमान। कौन था? तोरमान। और तोरमान ने लगभग 500 ईस्वी के आसपास मालवा में स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित किया था। मालवा का स्वतंत्र शासक बना था। तोरमान लगभग 500 ईस्वी के आसपास मालवा का स्वतंत्र शासक बना और उन्होंने अपने नाम से सिक्के भी चलाए। लेकिन ध्यान रखना हूणों ने केवल तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। और जैसे ही भारत पर हूण आक्रमण होने लगे तो कहते हैं कि गुप्तों की अर्थव्यवस्था क्या हुई? कमजोर, और सिक्कों में मिलावट ज्यादा होने लगी। हूणों का प्रथम आक्रमण 455 ईस्वी में हुआ और जिसे असफल किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। प्रथम हूण शासक कौन हुआ? तोरमान। और ध्यान रखना तोरमान का पुत्र कौन था? मिहिरकुल। कौन था? मिहिरकुल। और मिहिरकुल बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, बौद्ध धर्म का शत्रु था। बौद्ध धर्म का शत्रु था। कौन? मिहिरकुल। तो ये तो विदेशी आक्रमण में कौन हो गए? हूण।
और हुणों का पहला आक्रमण कब हुआ था? 455 ईस्वी। यहाँ पर क्वेश्चन विद्यार्थियों ये बनता है कि भारत पर हुण आक्रमण किन के समय हुए? तो कौन सा काल था? उत्तरार्ध गुप्त काल। और वो शासक कौन थे? स्कंदगुप्त के समय। भारत पर हुण आक्रमण किन के समय? स्कंदगुप्त के समय हुए थे। चलो जल्दी प्रिंट करो। नेक्स्ट, इसके बाद देखो आगे, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत लंबा चला था। कितने 100 वर्षों तक, कितना 100 वर्षों तक चला था त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर आपको पूछ ले ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? कनौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार यानी उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत, पूर्व की पाल शक्ति और दक्षिण की राष्ट्रकूट, इन 3 राजवंशों के मध्य कनौज को लेकर संघर्ष, एक बहुत लंबा संघर्ष चला। अंततः प्रतिहार शासक मिहिर भोज सफल हुए और कनौज पर अधिकार कर लिया। यानी उस समय उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन थी? गुर्जर प्रतिहार। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किनको लेकर हुआ? कनौज पर आधिपत्य को लेकर हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किन के मध्य? गुर्जर प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट, इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। लेकिन अंततः सफल कौन हुए? प्रतिहार शासक मिहिर भोज सफल हुए, वह कनौज पर अधिकार कर लिया। और एक कनौज का युद्ध आता। कनौज के पास एक छोटा सा गांव है बिलग्राम या कनौज की लड़ाई तो वो हुई थी 1540 में। बहुत महत्वपूर्ण है त्रिपक्षीय संघर्ष, बहुत बार पूछा गया है और इसे लोग कम ही ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, क्योंकि लड़ाई में जब बात आती है तो हम हाइडेस्पीस का युद्ध, कलिंग का युद्ध, फिर तराइन का युद्ध यानी सीधे आगे आ जाते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक यानी बहुत लंबा संघर्ष चला था। किन को लेकर? कनौज को लेकर। कितने राजवंशों के मध्य? 3 राजवंशों के मध्य। और अंततः कौन जीता है? गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज यानी वैष्णव धर्म का अनुयायी था, आदिवरा उपाधि भी धारण की थी। और मिहिर भोज अधिकार कर लेता है किन पर? कनौज पर। अब उसके बाद बात आती है तराइन, बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई थी। कौन सी? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। विद्यार्थियों ध्यान रखना है, अगर आपको पूछ ले ये तराइन कहाँ पर पड़ता है? करनाल हरियाणा में। तराइन कहाँ पड़ता है? करनाल हरियाणा में। और तराइन का प्रथम संघर्ष किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, गौरी के मध्य।
वैसे गोरी का ये कोई संघर्ष भारत में पहला नहीं था। गोरी की भारत में पहली हार गुजरात के भीमदेव से हुई। गोरी सर्वप्रथम किनसे हारा? गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से हारा था। तराइन के मैदान में दिल्ली का सम्राट यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दिल्ली व अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुई। और कहते हैं कि बहुत ही अपनी रण कुशलता से लड़े पृथ्वीराज, और देखते ही देखते घायल अवस्था में यानी भाग निकला कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भागा मतलब विजयी कौन वे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तराइन की पहली लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण विजय हुई। और इसमें पृथ्वीराज का पुत्र भी साथ में संघर्ष कर रहा था, युद्ध कर रहा था। पृथ्वीराज के पुत्र का नाम था गोविंदराज, और गोविंदराज ने वार किया था किन पर? गोरी पर वार किया। गोरी घायल हुआ और घायल अवस्था में भाग निकला। गोरी बहुत बुरी तरह पराजित हुआ था तराइन के प्रथम युद्ध में। और विजय किन की हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। लेकिन तराइन की 2 लड़ाइयां पढ़ते हैं आप। वैसे तराइन के टोटल कितने युद्ध हुए थे? तराइन के 3 युद्ध हुए थे, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाइयों में कितनी है? 2। तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। तो देखो तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। किन के मध्य? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। और वही यानी वही शासक, वही घोड़े, वही मैदान थे, बस बात में केवल अंतर था जीत का। पहले में जीते थे पृथ्वीराज, हारा था गोरी, और दूसरे में जीता कौन? गोरी, हारे कौन? पृथ्वीराज। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य, मोहम्मद गोरी के मध्य। इतिहासकार कहते हैं कि इसमें मोहम्मद गोरी ने छल कपट किया था और पृथ्वीराज उनके छल कपट के जाल में फंस गए। गोरी ने छल कपट किया किन के साथ? पृथ्वीराज के साथ। कौन से युद्ध में? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। और उसी छल कपट की कारण विजयी हुआ कौन? मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। जैसे ही मोहम्मद गोरी जीतता है, दिल्ली की सत्ता गोरी के अधीन आ गई और भारत में अब तराइन के दूसरे युद्ध के साथ ही एक नया साम्राज्य, मुस्लिम शासन या तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। यहां से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल साम्राज्य और मुस्लिम। देखो, मुस्लिम शासन की शुरुआत तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी के साथ और मुगल शासन की शुरुआत पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के बाद। पानीपत की लड़ाई जीती बाबर ने और बाबर ने लोधी वंश को समाप्त करके मुगल वंश शुरू किया। तो तराइन का दूसरा युद्ध यानी तराइन की द्वितीय लड़ाई 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी की विजय के साथ ही दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट यानी अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाने गए कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिल्ली का इतना कोई महान शासक नहीं हुआ जिनके मन में विश्व विजेता की भावना हो। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। विजय के बाद पृथ्वीराज को कैद करता है और उसके बाद में हत्या कर देता है। विजय के साथ ही कौन सी मुस्लिम या तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई? कहां पर? दिल्ली में। गोरी ने यहां पर अपना एक गुलाम नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। साथियों, एक बात और याद रखना, गोरी की हत्या 1205 में
1205 में गोरी की हत्या खोखर जाटों द्वारा की गई थी, यानी भारत में जाटों के हाथों मारा गया था कौन? गोरी। पृथ्वीराज की हार हुई और पृथ्वीराज यानी दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले भारत का अंतिम हिंदू सम्राट तो हर्षवर्धन, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू, हिंदुआ सूरज तो मेवाड़ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे, हिंदू सुल्तान कुंभा, हिंदू पत सांगा कहलाए, हिंदू धर्म रक्षक शिवाजी सेकंड, महाराजा सूरजमल जाट को हिंदू धर्म रक्षक मदन मोहन मालवीय जी ने कहा। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान ये नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदुस्तान नाम तो सिंधु नदी के नाम पर। हिंदुस्तान एसोसिएशन तो रामनाथपुरी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो सचिंद्र नाथ सान्याल जोगेंद्र सिंह। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 दिल्ली चंद्रशेखर आजाद ने स्थापित की। ध्यान रखना, पृथ्वीराज क्या कहलाए? दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट, और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक तो हेमू, और भारत के अंतिम हिंदू सम्राट तो हर्षवर्धन। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई कि दिल्ली से हिंदू सत्ता समाप्त और मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। गोरी विजयी हुआ और विजय के बाद यानी हम कह सकते हैं मुस्लिम या कह दियो तुर्की साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य की स्थापना। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कैद करता है। कैद करने के बाद हत्या कर देता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट। तो ये तो था कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन की तीसरी लड़ाई, तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में लड़ा गया था इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यल्दुज के मध्य। किन के मध्य? इल्तुतमिश व ताजुद्दीन यल्दुज के मध्य। जल्दी प्रिंट करो। एक बात थोड़ी ध्यान रखना, वैसे सन नहीं पूछी जाती है। गोरी की हत्या 1205 नहीं है, 6 1206 1206 से 90 तक कौन सा वंश चला था? गुलाम वंश। वैसे मौत कब हुई ये सन वगैरह नहीं पूछी जाती, लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ध्यान रखना कितना है? 1206। चलो तराइन के बाद महत्वपूर्ण युद्ध हो गया पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे पानीपत की भी कितनी लड़ाइयां लड़ी गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। बाबर क्या कहलाया था? मुगल कहलाया था। तैमूर और चंगेज खां, इन दोनों का जो मिश्रित वंशज था वो कौन था? बाबर। गुला मिला वंशज मुगल। एक बात और ध्यान रखना, ये बाबर भारत कैसे आया? क्या किसी ने बुलाया था? बाबर को निमंत्रण दिया था या बाबर को आक्रमण के लिए बुलाने वाले व्यक्ति थे दौलत खां लोधी व आलम खां। यानी जो इब्राहिम लोदी के चाचा वगैरह थे ये इनसे नाराज थे, तो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया किसे? बाबर को। और बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य जंग कहां पर हुई? पानीपत वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, यमुना के निकट। पानीपत के मैदान में बाबर व इब्राहिम लोदी भिड़े। अब कहते हैं कि इस युद्ध में निर्णायक रूप से विजयी हुई किनकी? बाबर की। बाबर की विजय के साथ ही कौन सा वंश प्रारंभ हुआ? यानी मुगल वंश की शुरुआत हुई। मुगल वंश की नींव रखी गई कहां पर? दिल्ली में। तो फिर बाबर की विजय का ऐसा कारण क्या था? इतिहास में कारण भी पूछ लेते हैं, क्योंकि सेना में बाबर कम था और संख्या में सेना में ज्यादा या बड़ा कौन था? इब्राहिम लोदी। लेकिन फिर भी लोदी हार गया और बाबर जीत गया। तो देखो, बाबर की जीत का कारण था एक तो तोपखाना और दूसरा था उसकी नई युद्ध पद्धति, तुलगुमा युद्ध पद्धति। भारत में सबसे पहले तोपखाना लेकर आया था बाबर, और यही बाबर की विजय का कारण था तुलगुमा युद्ध पद्धति व तोपखाना। इब्राहिम लोदी की हार हो गई। हार के साथ ही सल्तनत काल का अंत हुआ और नया मुगल वंश दिल्ली पर प्रारंभ हुआ। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सहयोगी, अगर आपको पूछ भी ले तो इब्राहिम लोदी का सहयोगी था विक्रमजीत। कौन? शासक विक्रमजीत, जो ग्वालियर के थे। ग्वालियर शासक विक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी का सहयोग किया। पानीपत की पहली जंग बाबर व लोदी के मध्य लड़ी गई। बाबर विजयी हुआ और विजय के साथ ही कौन सा वंश प्रारंभ हुआ? मुगल वंश। पानीपत युद्ध के बाद अगर देखा जाए, क्योंकि उस समय उत्तर भारत का सबसे महानतम शासक कौन थे? राणा सांगा। अगर बाबर को भारत में स्थायी रूप से शासन करना है तो बाबर को पता था कि किसे हराना होगा? सांगा को। और सांगा को ना हराए तो मुगल शासन को स्थायित्व दे पाना मुश्किल था। यानी पानीपत के बाद, लोदी को जीतने के बाद किसे हराना जरूरी था? बाबर के लिए सांगा को हराना जरूरी था। तो अब बाबर युद्ध करता है किनसे? जाकर सांगा से। और वो लड़ाई थी खानवा की लड़ाई, खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध वैसे राजस्थान इतिहास के हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण या निर्णायक लड़ाई थी। कौन सी? खानवा की। भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया। राणा सांगा व बाबर के मध्य। वैसे खानवा वर्तमान में पड़ता है रूपवास तहसील भरतपुर, यानी खानवा जगह का है भरतपुर राजस्थान। जहां खानवा की जंग हुई उसके निकट नदी है कौन सी? गंभीर। तो गंभीर नदी किनारे लड़ी गई थी कौन सी लड़ाई? खानवा। गंभीर नदी के किनारे खानवा की जंग हुई। खानवा युद्ध बाबर की नाक का सवाल था, क्योंकि बाबर को खानवा जीतना बहुत जरूरी था। तो इधर देखें, राजस्थान के बहुत दूरदर्शी शासक थे कौन? राणा सांगा। राणा सांगा
बहुत दूरदर्शी, कुशल, युद्ध प्रिय शासक थे। सांगा ने अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए बाबर के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठजोड़ किया और पहली बार संपूर्ण राजस्थान के शासक एक होकर एक छत्र छाया के नीचे बाबर के खिलाफ लड़े। यानी खानवा में संपूर्ण राजस्थान की सेना के सेनापति कौन बने थे? सांगा। युद्ध प्रारंभ में कहते हैं कि सांगा का पलड़ा भारी था, लेकिन बाबर ने युद्ध जीतने के लिए नारा दिया था कि इनका जिहाद की घोषणा की थी। युद्ध में किसकी घोषणा की? जिहाद, धर्म युद्ध की। इधर बाबर के पास नए हथियार थे, क्या? तोपखाना, और नई युद्ध पद्धति थी, कौन सी? तुलगुमा। तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है? देखो, यानी सेना को 3 टुकड़ों में रखता था कौन? बाबर। सेना को सजा दिया, सबसे आगे तोपखाने होते थे। अब सामने जो भी मान लो कि दुश्मन सेना थी बाबर की, चाहे वो लोधी की सेना हो, चाहे अपने राणा सांगा की हो, तो जैसे ही कहते हैं कि आपस में यानी ये सेना निकट आती और युद्ध शुरू होता, सबसे पहले ये टुकड़ी जाकर सामने से युद्ध करती, और जैसे ये निकट आते तो ये टुकड़ी इनको यहाँ से पीछे से घेरती, ये टुकड़ी यहाँ से पीछे से, और ये आगे से, यानी चारों ओर से बाबर से, दुश्मन से गिर जाते। और यही युद्ध पद्धति कौन सी थी? तुलगुमा युद्ध पद्धति। तो देखो विद्यार्थियों, आगे क्या हुआ? अब बाबर में बड़ी कुशलता से लड़े सांगा, लेकिन फिर भी खानवा में बड़ी कुशलता से लड़े कौन? सांगा। लेकिन बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी हुआ, और विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? गाजी। गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध में सांगा परास्त हुए, बाबर विजयी हुआ, और विजय के साथ ही भारत में मुगल शासन को क्या? स्थायित्व मिला। खानवा युद्ध के बाद वैसे बाबर की लड़ी गई और लड़ाइयाँ थी, चंदेरी, गागरा, लेकिन उनके बाद हम पढ़ेंगे चौसा और बिलग्राम का युद्ध। तो खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर व सांगा के मध्य। बाबर विजयी हुआ, सांगा की हार हो गई, और इसी खानवा में बाबर ने घोषणा की थी या नारा दिया था कि इनका जिहाद का या धर्म युद्ध का। जल्दी प्रिंट कर लियो। चलो नेक्स्ट। चौसा का युद्ध। और बिलग्राम युद्ध। देखो, जैसे ही मुगल शासन स्थापित हुआ 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के वैसे 4 पुत्र थे, और चारों टाबरों में साम्राज्य को अलग अलग बांट दिया। लेकिन उत्तराधिकारी तौर पर दिल्ली का शासक हुमायूं रहा। हुमायूं एक अयोग्य शासक साबित हुआ, जो आजीवन घूमता फिरता रहा था, लड़खड़ाता रहा था। लैनपोल ने कहा था हुमायूं के बारे में कि आजीवन लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता हुआ ही मारा गया। कौन? हुमायूं। कैसे? सीढ़ियों से, दीनपना नगर के महल की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। किनकी? हुमायूं की। 1 2 3 ऐसी मृत्यु है शासकों की जो उनसे पूछा जाता क्यों वो विशिष्ट है।
चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के मर गया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लकड़ियों के महल में दबने से गया गया गयासुद्दीन तुगलक। और हूँ आयो सीढ़ियां सो, यानी सीढ़ियां सो गिर के मर गया हूँ मायो। अब हुमायूं शासक बना। उस समय यानी एक युद्ध चल रहा था बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य, घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा युद्ध में कहते हैं कि बाबर के खिलाफ और लोदी के सहयोग में शेर खान लड़ रहा था। तो बाबर ने उसी समय चेताया था किसे, हुमायूं को, बेटा इस शेर खान से बच के रहियो, ये बड़ा चालाक अफगानी है और इससे बच के रहा तो तेरा शासन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो ये कभी भी तेरी पूंगी बजा देगा। अब हुमायूं ने पहले तो शेर खान को पाबंद किया, जो भी लंबी चौड़ी कहानी है, चुनार किले में बंदी बनाया जो भी है। लेकिन अब शेर खान और संघर्ष होना है किनका, हुमायूं का। चौसा पड़ता है आपके बक्सर बिहार में। चौसा का युद्ध 1539 में कब हुआ, 1539। शेर खां व हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया। शेर खां वैसे मूल नाम था फरीद, और शेर को मार डाला तो बहाम का लोहानी ने नाम क्या दे दिया, शेर को मारने वाला खान शेर खान। वीरता के परिचय थे, शेर को मारना एक वीरता का परिचय था। तो इसमें कहते हैं कि शेर खान बड़ी वीरता से लड़ा और शेर खान विजयी हुआ। विजय होते ही या विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की, शेर शाह। विजय के बाद किस नाम से जाना गया, शेर शाह सूरी। शेर खान विजयी हुए और हार गया कौन, हुमायूं। हुमायूं हार के भाग रहा था और भागते भागते किस में कूदा, गंगा में। और गंगा में कूदा तो कहते हैं कि हुमायूं को कोई ज्यादा तैरना नहीं आ रहा था। अब हुमायूं यानी किनसे, मौत से भागा और मौत के मुंह में जा गिरा। जब हुमायूं डूब रहा था, जब हुमायूं डूब रहा था तो एक व्यक्ति नाम था निजाम बीस्ती। निजाम बीस्ती ने कहते हैं कि जान बचाई थी किसकी, हुमायूं की। हुमायूं ने श्वास लेते हुए कहा, अगर अल्लाह मियां ने सब कुछ ठीक रखा और मैं वापस हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तो तुम्हें हिंदुस्तान का एक दिन के लिए क्या बनाऊंगा, बादशाह। और हिंदुस्तान का एक दिन के लिए बादशाह बना था कौन, निजाम बीस्ती। और निजाम बीस्ती ने चलाए थे चमड़े के सिक्के। कौन से सिक्के, चमड़े के। तो हार गया चौसा में कौन, हुमायूं। हार के गंगा में कूदा, उस समय जान किसने बचाई, निजाम बीस्ती ने। हिंदुस्तान का एक दिन के लिए बादशाह कौन, निजाम बीस्ती बने। और निजाम बीस्ती ने कौन से सिक्के चलाए थे, चमड़े के। शेर खान जीता, जीतने के बाद किस नाम से जाना गया, शेर शाह सूरी। अब आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद 1540 बिलग्राम युद्ध। और बिलग्राम युद्ध को ही कहते हैं कनौज का युद्ध। कौन सा युद्ध है, कनौज का युद्ध। और लड़ने वाले कौन, वही शेर शाह सूरी और हुमायूं। शेर शाह सूरी व हुमायूं के मध्य। अब इस बार भी कहते हैं कि किसकी हार हो गई, हुमायूं की हार। और हार के साथ ही हुमायूं का भारत से क्या हो गया, पलायन हो गया। हार के बाद हुमायूं का भारत से पलायन। और जीत जाता है कौन, शेर शाह सूरी। और विजय के बाद दिल्ली में दूसरी बार अफगानी राज्य की स्थापना की। यानी दिल्ली में दूसरी बार अफगानी साम्राज्य की स्थापना। या कह सकते हैं दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की थी किसने, शेर शाह सूरी ने। जल्दी प्रिंट करो इसे।
चलो नेक्स्ट। वैसे गिरी सुमेल का युद्ध भी है 5 जनवरी 1544, लेकिन वो राजस्थान इतिहास के हिसाब से महत्वपूर्ण है। गिरी सुमेल युद्ध 5 जनवरी 1544 शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। गिरी और सुमेल ये जैतारण पाली के पास गांव पड़ते हैं, जिसमें कहते हैं कि शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत पाया था मालदेव के सेनापति जैता और कोपा से। तब सूरी के मुंह से निकल पड़ा था, आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चलो अब उसके बाद युद्ध देखते हैं हम पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अकबर व हेमू के मध्य, किसके मध्य लड़ा गया? मुगल शासक अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत की दूसरी लड़ाई के समय अकबर की आयु कम ही बताई जाती है, 13-14 साल। लेकिन अगर बात करें, हेमू ने बहुत ही कम समय के लिए शासन किया था। कहां पर? दिल्ली पर। और हेमू ने अपने इतिहास में कितनी लड़ाइयां? 24 लड़ाइयां लड़ी। 24 लड़ाइयां लड़ी और उनमें से 22 कितने? 22 लड़ाइयां, 22 युद्ध जीते थे। वाकई हेमू भी महान था। एक छोटे से टाइम पीरियड में, शासन में 24 लड़ाइयां लड़ी हेमू ने और 24 में से 22 जीती। पानीपत के दूसरे युद्ध में अब अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैराम खां। कौन कर रहा था? बैराम खां। और पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं कि अकबर की सेना या अकबर विजयी हुआ, हेमू की हार हुई और हेमू की हार के साथ ही दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई भी हिंदू शासक शासन नहीं किया। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू व विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी अंतिम व 14वां हिंदू नरेश कौन था? हेमू। प्रारंभिक नमक का व्यापारी था हेमू। और पानीपत द्वितीय में अकबर की विजय के साथ ही पुनः वास्तविक रूप से मुगल शासन स्थापित हुआ। कहां पर? दिल्ली। तो ये तो है पानीपत की दूसरी जंग 1556, अकबर व हेमू के मध्य। अकबर विजयी हुआ, हेमू की पराजय हुई और हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। देखो मैंने बता दिया, पुनः बता देता हूं, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक तो हेमू, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट तो हर्षवर्धन। चलो पानीपत के बाद हल्दी घाटी, यह भी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। कौन सी घाटी? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध तारीख दो अलग अलग आती हैं, 21 या 18 जून 1576। राणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह कछावा और ये
राजस्थान इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई थी हल्दी घाटी। भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी अकबर के सेनापति यानी मानसिंह कच्छावा, प्रथम आमिर जयपुर और राणा प्रताप के मध्य और हल्दी घाटी युद्ध में एक बात ध्यान रखना, न हार हुई न जीत, अनिर्णायक रहा। हल्दी घाटी में क्या माना जाता है कि ना तो किसी की हार न ही जीत। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा था। वैसे अगर विस्तार से चर्चा करें तो हल्दी घाटी युद्ध में प्रारंभ में पलड़ा प्रताप का भारी था और हल्दी घाटी से जैसे प्रारंभ में पलड़ा भारी था तो प्रताप का वार इतना प्रचंड था कि मुगल सेना को गोगुंदा तक पीछे धकेल दिया था। हल्दी घाटी युद्ध को ही गोगुंदा युद्ध कहते हैं और हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा। बंदायूनी एकमात्र इतिहासकार था जो हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, तो कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। क्या कहा? थर्मोपोली का युद्ध यूनान में हुआ था। कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा। पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 और उसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो गुरु ज्ञान यति चंद को समर्पित है। हल्दी घाटी 1576 राणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह प्रथम के मध्य। प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा था और प्रताप के हाथियों का नाम था लूणावर राम प्रसाद। हल्दी घाटी के बाद प्रताप कहाँ गए थे? कुंभलगढ़। तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576। अकबर की सेना और प्रताप के मध्य लड़ा गया और ये लड़ाई कैसी रही? अनिर्णायक, यानी इसका कोई भी परिणाम नहीं हुआ। ये जल्दी प्रिंट करो। चलो और इससे पहले एक दक्षिण भारत की अति महत्वपूर्ण लड़ाई थी तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध विद्यार्थियों, तालीकोटा युद्ध को ही राक्षस तगड़ी कहते हैं या बन्नी हट्टी। तालीकोटा युद्ध 23 से 25 जनवरी 1565 चार बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और ये चार बहमनी राज्य बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। तालीकोटा या राक्षस तगड़ी बन्नी हटी युद्ध चार दक्षिण के बहमनी राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। उस समय विजयनगर का शासक था रामराय द्वितीय और रामराय कहते हैं कि युद्ध में मारा गया।
तालीकोटा युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और एक ऐसा वैभव संपन्न राज्य जिसका पूर्णतः अस्तित्व ही क्या हो गया, समाप्त है। विजयनगर दक्षिण भारत का एक अति ताकतवर समृद्धपूर्ण हिंदू साम्राज्य था, जिनकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में संगम के दो पुत्र हरियर व बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम से संगम वंश की शुरुआत की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे और तालीकोटा युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का जो भी वैभव था वो क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। तालीकोटा युद्ध, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा कब हुआ था? 23 से 25 जनवरी 1565 को। जल्दी प्रिंट करो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, ये भी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। प्लासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्लासी युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। प्लासी की जंग किनके मध्य? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और प्लासी युद्ध ऐसे कारण बहुत सारे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काल कोठरी घटना वगैरह, 1756 ब्लैक होल। प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया, लेकिन यहां पर भी क्या एक विश्वासघात ही हुआ। सिराजू का सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, और ये जाफर मिल गया था किनसे? रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ कहते हैं किसे? मीर जाफर को। प्लासी की जंग हार गया कौन? सिराजू। और प्लासी की जंग जीत गए कौन? अंग्रेज। प्लासी की जंग रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ, और विजय के साथ ही भारत में यूरोपीय साम्राज्य की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन की शुरुआत मानी जाती है प्लासी युद्ध के साथ। देखो, अंग्रेजों ने शासन की शुरुआत बंगाल से की थी, और अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत सूरत से की थी, और ये शासन की शुरुआत माना जाता है कौन? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध की कुछ कसर रह गई, तो वो कसर पूरी कर दी किसने? बक्सर ने। बक्सर बिहार में पड़ता है। बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764। बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो हेक्टर ने एक साथ, यानी दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, इन दो महान शासकों को पराजित किया, और बक्सर में
अंग्रेज सत्ता या अंग्रेज ताकत सर्वे सर्वा हुई। बक्सर युद्ध, उनके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने लगभग एक एक करके छोटे बड़े सभी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया, चाहे वो संधियों के जरिए हो चाहे युद्ध के जरिए। दक्षिण भारत का यानी एक ताकतवर राज्य जो अंग्रेजों से संघर्ष कर रहा था, मैसूर व अंग्रेजों के मध्य 4 लड़ाइयां लड़ी गई, आंग्ल मैसूर। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, टिप्पू सुल्तान मारा गया, लॉर्ड वेलेस्ली की विजय जीत हुई और इसके साथ दक्षिण में मैसूर भी किन के आधिपत्य में आ गया, अंग्रेजों के। तो देखो प्लासी के बाद बक्सर यानी कैप्टन मुनरो हेक्टर ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय व सुजाउद्दौला की सेना को हराया। सुजाउद्दौला की सेना को हराया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेस्ली, वही लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने साइक संधि का प्रसार किया था। टीपू सुल्तान मारा गया और लॉर्ड वेलेस्ली विजयी हुआ। ये तो अपने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाइयाँ जो आज़ादी से पहले लड़ी गई और जो देश की आज़ादी के बाद युद्ध हुए, चाहे वो 62, 65, 71, कारगिल जो भी हो, उसका हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इससे भी आप प्रिंट कर लियो। और जो आज का विषय रहा वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाइयों का जहाँ से क्वेश्चन बनता वो रही बनते। चलो ऐतिहासिक युद्ध में इतिसिदम आज़ादी के बाद की लड़ाइयाँ अलग से पड़े।